नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आज हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे एक सीधा सवाल कि आखिरकार आपने जो रिकॉर्ड बनाया है अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में, उससे कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं और क्या स्वास्थ्य विभाग की जो एक क्रियाकलाप है उनमें कुछ क्रांति आ पाई है? स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा विभाग है, ऐसा महकमा है कि यहाँ सदैव सुधार की अपार संभावनाएं बनी रहती हैं, पर निश्चित रूप से एक डॉक्टरों की कमी को छोड़ दें तो बाकी की सारी व्यवस्थाओं में हमने सुधार की अपार कोशिश की है। और उसी का कारण है कि आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का वो प्रदेश है जो प्रतिदिन 5 लाख लोगों को निःशुल्क दवा देता है। 1.5 करोड़ लोगों को हर महीने हम निःशुल्क दवा दे देते हैं। 15 करोड़ लोगों के लगभग लोगों को हर साल हम निःशुल्क दवा दे रहे हैं। ऐसा एक साल नहीं किया है, हम निरंतर बरसों से करते आ रहे हैं। आप मीडिया के सामने मैं ये कहने की भी हिम्मत करता हूं कि मीडिया बाकी सब समाचार तो स्वास्थ्य विभाग की आलोचना के दिखाता है। वो प्रदेश है जो 40,000 लोगों को रोज निःशुल्क जांच करता है। जांचों की आपने कोई शिकायत नहीं देखी हो, और भोजन जो अस्पताल में दिया जाता है उसकी भी शिकायत पिछले 5 सालों में आपने नहीं देखी होगी कि कॉकरोच निकल आया या मक्खी निकल आई या मच्छर निकल आया। कोई शिकायत नहीं मिली होगी आपको इन तीनों के तीनों प्रोग्राम की। आज हमारे यहाँ 108 में लोगों को लाभ पहुंचाना, 36 लाख लोगों की अभी तक जान बचा चुकी है। वो 108 जननी सुरक्षा योजना और हमारी एम्बुलेंस है। लगातार 24 घंटे आप स्वयं भी लगा के देखें, 108 20 मिनट के अंदर हाजिर होगी। हम और सुधार अगले महीने सिंहस्थ हमारा निकल जाएगा, उसके बाद इसमें करने वाले हैं। ये प्रदेश वो प्रदेश है हिंदुस्तान का मात्र जहाँ कैंसर की कीमियो निःशुल्क की जाती है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। डायलिसिस इस मध्य प्रदेश के अंदर पूरे के अंदर निःशुल्क हम प्रारंभ कर दिए। 26 जनवरी तक हमारी सारी पहुंच गई है। आज 45 जिले हमारे प्रारंभ हो गए। 10 के करीब 11 के करीब जिले और बचे हैं, उसमें भी हम समझते हैं कि इसी माह हम उसे डायलिसिस के इस काम को हम पूरा कर देंगे। ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमने प्रगति की है। शिशु मृत्यु दर हो या मातृ मृत्यु दर हो, राष्ट्रीय सूचकांक से भी अधिक हम आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा प्रारंभ में कहा, हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, हमारी जो परेशानी है, इन सब के बावजूद भी डॉक्टर की उपलब्धता हमारे पास नहीं। एक डॉक्टर को ठीक एमएस तैयार होने में 10 साल, 8 साल, 7 साल लग जाते हैं। और इसलिए हमने वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से, वैकल्पिक रास्तों के माध्यम से जनता की सेवा का सोचा है। हमारे आपने कुछ मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात कही है। 7 मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं। 2 का तो हमारा निर्माण कार्य चालू हो गया, दतिया और खंडवा का तो, और 1 साल के अंदर हम इन दोनों में प्रवेश शुरू कर देंगे। बाकी 5 पे भी काम चालू हो गया है। इन 2 का चूंकि एमआईसी इंस्पेक्शन कर चुकी है, इसलिए 2 का पहले उल्लेख किया है। बाकी 5 भी हमारे हो जाएंगे और अगले 3 साल में हम इनमें भी एडमिशन कर देंगे। तो हो सकता है और डॉक्टरों का लॉट एक बड़ा बल्क आ जाएगा हमारे पास में। लेकिन उसके बावजूद भी हम आयुष के 710 चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे करके मैं समझता हूं अगले 6 महीने में पदस्थ कर देंगे। हम विचार कर रहे हैं कि डेंटल के भी डॉक्टर हैं। अब चूंकि हमारे वो अस्पताल जो खाली पड़े, यहाँ हमारी आशा है, दाई है, एएनएम है, इनके द्वारा हम गांव का दूरस्थ का अस्पताल चलाते हैं। वहां पर हमारे डेंटल का डॉक्टर चला जाए या आयुष का डॉक्टर चला जाए तो कम से कम उसको हम 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। उस डिग्री के साथ ही अपनी और ट्रेनिंग देंगे। जो हमारी चिन्हित दवाएं हैं 34, उन 34 दवाओं की नीचे के उप स्वास्थ्य केंद्र की ट्रेनिंग देंगे। दूसरा सवाल, अभी हाल ही में पीएम मोदी महू आ रहे हैं इंदौर के पास में। निश्चित जाहिर तौर पर अब ये देखने को नहीं लगता कि बीजेपी पहले जो सवर्णों की पार्टी थी अब वो दलितों के डोरे डालने की कोशिश कर रही है। हम सेवा करने जाएं और लोगों को वोटों की राजनीति लगे, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। वोटों की राजनीति तो उन लोगों ने की होगी जिन लोगों ने कोई सेवा की ही नहीं। बाबा साहब के नाम को भुनाया उन्होंने, एक कल्पनाओं का सब्ज बाग दिखाया, आक्रामक नारे लगाए और इकट्ठा कर दिया। गोली लग जाए छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे, इस तरह के नारे दिए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अब जिनने इस तरह के नारे दिए उन्हें 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे वो उत्तर प्रदेश के, 3-3 बार सरकार में आए, 5-5 साल सरकार चली। क्या स्थिति है वहां पर? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या स्थिति है? क्या वहां की जमीन सरकारी इनकी हो गई? उन्होंने कहा 75 पर 85 का राज नहीं, 15 पर 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा। नहीं चला। जनता ने आपको मौका दिया 3-3 बार। आज अगर माननीय शिवराज सिंह चौहान
या माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं देते हैं, 1 रुपया किलो चावल देते हैं, 1 रुपया किलो नमक देते हैं, क्या ये जो तथाकथित लोग गरीबों के मसीहा बनते थे ये नहीं दे सकते थे? तो क्या नहीं लगता कि यहाँ से मध्य प्रदेश की सियासत से और उत्तर प्रदेश साधने की बात हो सकती है? उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है। सियासत होगी तो हम सियासत के लोग हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, हम चुनाव आधा दर्जन चुनाव लड़े हैं हमने। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हर जगह सियासत देखना। आज ये महू में ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना करना, ये महू का जो कार्यक्रम है, जो उनकी समाधि पर इतना भव्य स्मारक बनाना, ये हमसे पहले भी बहुत सरकारें रही हैं मित्र इस देश के अंदर। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने चिंता क्यों की इस स्मारक बनाने की? भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ही हर साल, मोदी जी इस साल आ रहे हैं पर शिवराज सिंह हर साल जा रहे हैं। उस मेले के लोगों को आना, उनकी व्यवस्था करना। आखिर वो सरकारें जो वोट लेती रही अंबेडकर जी के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, जो दलितों की राजनीति करते रहे, हम तो सिर्फ सेवा करते रहे। उनने कभी नहीं सोचा विश्वविद्यालय बनाने का बाबा साहब के नाम पर। नारे लगाना अलग बात है, भड़काऊ नारे लगाना अलग बात है, और वास्तविक सेवा करना अलग बात है। ये कुछ छद्म निरपेक्षी लोग हैं जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, वहीं हमारा मतभेद पैदा होता है। नरोत्तम मिश्रा जी से बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। पीएम मोदी के आखिरकार और कौन से सपने हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप ऐसे बाथ सोप से स्नान करना चाहते हैं जो आपके शरीर की स्वच्छता के साथ आपकी त्वचा को दे प्राकृतिक सुरक्षा कवच और कुदरती सौंदर्य। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। फसल लहलाती, खुशहाल और मजबूत हो तो हमेशा अभिमन्यु मोनोजिंक ही डालना, समझे? न बहे न पिघले न सूखे, अभिमन्यु मोनोजिंक। 9 अप्रैल 1965 सीआरपीएफ के 200 जवानों की एक टुकड़ी ने 3500 सैनिकों की एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड के दांत खट्टे कर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये अतुलनीय गाथा आज भी हमें देश सेवा के प्रति पुनः संकल्पित होने के लिए प्रेरित करती है। आइए इस वर्ष 9 अप्रैल को साथ मिलकर नमन करें सीआरपीएफ के इन वीरों को। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। पतंजलि से सस्ता व अच्छा और कहां होगा? समझदारी दिखाइए, पतंजलि प्रोडक्ट ही घर लाइए। अपनी सेविंग और देश की सेवा का गौरव पाइए। ऑस्ट्रेलिया में आपने मेक इन इंडिया कैंपेन में देखा, कैसा रहा? आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत का केवल एक संबंध था, क्रिकेट का। उनके पास अरबों खरबों रुपया है और हम लोग चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी पूंजी को लगाएं। अभी हजारीबाग गया मैं, तो वहां उन्होंने मेक इन हजारीबाग एक कैंपेन किया, काफी सक्सेस था। तो एक नई शुरुआत देश में हो रही है विद इन कंट्री। देखिए, हर राज्य कोशिश कर रहा है। अब व्यवसाय और निजी उद्योग ही अर्थव्यवस्था को उठाएगा, इसलिए मेरे राज्य में आओ, मैं ये सुविधा दूंगा। ये अच्छी कल्चर है। पनामा लीक्स के बाद पहली बार वित्त मंत्री सिर्फ ईटीवी पर। देखिए जगदीश चंद्र शो। मस्ती हो या कोई कमाल, अब होगा बच्चों का धमाल ही धमाल। खेल कूद या नाच गाना, हर पल बढ़ेगा फन का पैमाना, क्योंकि ये है किड्स टाइम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी, बात चल रही थी पीएम मोदी के 2 सपनों की। पीएम मोदी के 2 सपने हैं, एक दलितों को जोड़ना, दूसरा किसानों को जोड़ना।
तो मध्य प्रदेश में पीएम मोदी अपना साकार करने के लिए जो सपने जो संजो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश का क्या रोल है? एक संयोग भी हो सकता है कि बाबा साहब यहाँ पर पैदा हुए हैं, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा परे हट भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियल स्टेट है मध्य प्रदेश, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे महापुरुषों के द्वारा, प्यारेलाल खंडेलवाल जी जैसे थे, नाना साहब के द्वारा, और उस परंपरा को यहाँ माननीय अरविंद मेनन जी तक अपन देखें, ये त्यागी और तपस्वी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन घर बार छोड़ दिया कार्यकर्ता के निर्माण के लिए। इनका अपना कोई एजेंडा नहीं रहता, इनका एजेंडा मतलब भारतीय जनता पार्टी है। और वास्तव में जहां तक आपने बाबा साहब की उसकी बात की, मैंने पहले भी कहा कि ये सब शिवराज सिंह चौहान जी की कल्पना थी, अंबेडकर जी के बहू के स्थान की, उन्हीं की कल्पना थी कि गांव गरीब किसान की और झुग्गी के इंसान की मदद करें। उनके मन में पीड़ा है, एक दर्द है गरीब के लिए, एक तड़फ है, और उसको उन्होंने धरातल पे उतारा है। और यही कारण है कि हिंदुस्तान का एकमात्र ये प्रदेश ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आई है, और कोई दल यहां लगातार तीसरी बार सरकार में नहीं आया। और इसलिए निश्चित रूप से अगर मध्य प्रदेश को वो तय करते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं। सीएम शिवराज ने एक और शगुफा छोड़ दिया है, हैप्पीनेस मंत्रालय। हैप्पीनेस जो मंत्रालय है, जो हैप्पीनेस मंत्रालय की बात चल रही है, वो वास्तव में कुछ मंत्रालय जमीन पे आएगा, हकीकत में आएगा, उसका प्रारूप कुछ तैयार हुआ है या ऐसे ही मीडिया में शगुफेबाजी होती रहेगी? भरी हुई गागर छलकती नहीं है, खाली गागर छलकती है। मैंने बताया तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सोच, ये विचार कैसे आया? व्यक्ति को वैचारिक रूप से मजबूत करना, शारीरिक रूप से मजबूत करना, मानसिक रूप से मजबूत करना, आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना, इस विभाग का मूल धारणा ये होगा। हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखना। हमारे पुरखे क्या थे और उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किए। आदमी वही तो है ना, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। ऐसा भाव एक मन में आना चाहिए। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कैसे हो, प्रफुल्लित मन उसका कैसे हो, आनंदित कि वो कैसे हो, इसलिए यह आनंद विभाग बना। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? ये सब चीजें होंगी जो मैंने आपको बताई, समग्रता लिए हुए ये विभाग होगा, ऐसा मेरा मानना है। पीएम मोदी ने स्वच्छता का नारा दिया, अस्पतालों की जो भूमिका है, अस्पतालों में जो साफ सफाई की व्यवस्था है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सफाई में हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है अस्पताल का। सभी हमारे जिला अस्पतालों में आप भी जाके देखें, पहले से हमने सुधार किया, लेकिन हमेशा सुधार की संभावना रहती है क्योंकि ये कच्चा काम है। रोज अस्पताल में पेशेंट बदलता है, पेशेंट के अटेंडर बदलते हैं, और इसलिए वहां पर स्वाभाविक रूप से आदमी जब रहेगा तो लघु शंका को भी जाएगा, दीर्घ शंका को भी जाएगा। जब जाएगा तो स्वाभाविक रूप से बाकी की चीजें फैलती हैं, लेकिन उसको प्राइवेटाइजेशन करके हम लगातार सुधार की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में सियासत में ये बहुत मशहूर है कि जो अधिकारी आपसे टकराएगा वो हटा दिया जाएगा। NRHM के एक डायरेक्टर थे जो आपके उलट बयान दे दिया तो आपने उनको किनारे करवा दिया। पहली बात तो उन्हें मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं, आपके खिलाफ नहीं दिया, आपके उलट बयान दिया। आपने बड़वानी कांड में जिस तरीके से बात कही, उन्होंने एक उलट बयान दे दिया। नहीं, उलट बयान नहीं था, मैंने उस बयान को बहुत ध्यान से सुना था। और दूसरी बात, मैं तो हाथ जोड़ के चलने वाला व्यक्ति हूँ, आपके भी जोड़ता हूँ और उनके भी जोड़ता हूँ। मैं टकराता हूँ ही नहीं किसी से, तो ये शब्द ही मेरे को बहुत संकुचित सा लगा कि जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहीं नहीं, हम राजनीति में आए हैं और राजनीति में टकराने का भाव तो किसी से भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, सच में नहीं है, अंतर्मन से बोल रहा हूं। टकराना क्यों, मार्ग निकालना है और आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने अब ग्राम उदय से भारत उदय की बात की है। आपकी सरकार पर बहुत जिम्मेदारी है और लगातार सीएम शिवराज जिस तरीके से मीटिंग ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, तो उसमें भी देखने को मिलता है कि ग्राम उदय से भारत उदय की तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं सियासत में बहुत तेजी के साथ बदलाव कर सकती है। क्या भूमिका है उसकी और किस तरीके से ये काम करेगी? आज देश में जितने नवाचार हुए हैं यहीं से मध्य प्रदेश से निकल के गए, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे 1 रुपया किलो गेहूं की योजना हो, या हमारे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की योजना हो। पूरे देश ने जो स्वीकार किया वो मध्य प्रदेश की नकल की है। उसी में से एक ये नवाचार भी मान के चलना आप, ग्राम उदय से भारत उदय। जिस दिन उन्होंने जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के सामने रखी थी, मैंने ध्यान से उसको सुना भी था।
जिस दिन विधायक, हमारा सांसद एक एक गांव तक पहुंच जाएगा, एक एक अधिकारी पहुंच जाएगा गांव में, वास्तव में वो जो आदमी बाट जो रहा है ना, आपकी सरकार आपके द्वार वाला, कोई समस्या नहीं रहेगी, समस्या विहीन गांव हो जाएगा हमारा। और वास्तव में देश सेवा हो जाएगी। वो भारत उदय इसलिए है, राष्ट्र की सेवा होगी। वो शोषित पीड़ित दुखित बांधवों के हमको हैं कष्ट मिटाने, और डटे हुए हैं राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म हित, विपदाओं में सीना ताने। ये वास्तव में वो स्थिति होगी पूरे देश में, अगर गांव गांव पर लोग पहुंच जाएंगे, जो मोदी जी की कल्पना है, माननीय शिवराज सिंह की कल्पना है। तो नामांतरण को, सीमांकरण को, गांव की गंदगी को, आरसीसी को, खरंजे को, नलकूप को, नहर के पानी को, एक कैसे बता, उसमें पूरा है, एक एक चीज है। माने मृदा मट्टी का परीक्षण कराओ, कौन सी फसल आपको कौन सा लाभ देगी, कृषि विभाग का अलग वहां पे क्लास लगेंगी, 1 महीने का। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है, हमारे मुख्यमंत्री मुखिया ने उसको आगे बढ़ा के फैलाया है नीचे। यहां से जैसे हमने सूखे में भोपाल से भेजे थे अधिकारी नीचे तक, ऐसे वहां कलेक्टर ने एक एक गांव का नोडल अधिकारी बनाया है। और इस गांव की समस्या, उस गांव का पूरे का ब्लूप्रिंट, उस गांव का पूरे का प्लान, और ग्राम सभा के माध्यम से सबको बताना कि ये अगले आने वाले 3 साल का या 5 साल का प्लान है, या आरसीसी होगी, या खरंजा होगा, या नाली होगी, ये स्थान स्कूल को आरक्षित है, ये गौशाला को आरक्षित है, ये नहर को आरक्षित है। सब कुछ गांव वालों को मालूम हो पहले से। पूरा रोड मैप तैयार, पूरा रोड मैप इस 1 महीने के अंदर तैयार करेंगे। और अकेला तैयार ही नहीं करेंगे, आम जन तक इसकी जानकारी भी देंगे, जिससे शंका और कुशंका न हो। पता चला कि जानकारी के अभाव में उसको मतलब उसके सामने वाले की गली हो रही है, ये नाराज हो गया कि उसके यहाँ आरसीसी क्यों हो रही है। जब उसे मालूम होगा कि अगले 6 महीने बाद जो राशि आएगी उससे मेरी गली होने वाली है, तो नाराजगी होना होगी ही नहीं। सरकार तो बहुत मजबूत दिखाई देती है इस तरह की प्लानिंग और इन सारी चीजों में। एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं जो सरकार के जो अधिकारी हैं वो पीछे दिखाई देते हैं। तो जमीन पर जिस तरह की हमारे पास भी जो जनसुनवाई होती है, जो शिकायतें होती हैं, उसमें आमतौर पर लोगों की शिकायत यही होती है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। इतना बड़ा सिस्टम है, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। जब त्रुटि होती है तो आपका सिस्टम भी है मीडिया का, और उसमें कहीं ना कहीं यही है कि त्रुटि ही उजागर करना है, तो स्वाभाविक रूप से दिखाई तो देगी वो। मैं इसको अच्छा मानता हूं लोकतंत्र की मजबूती के लिए। कमी अगर आती है, अन्यथा हम तो कमी को इतनी बारीकी से देख ही नहीं पाएंगे। उसमें पहचान हो, सुधार हो, सुधार करना ही हमारा काम है। हम उसमें सुधार करके और अच्छा क्या कर सकते हैं, या उस जो लीकेज हुआ है उसको कैसे बैंड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, यही करना है। निश्चित रूप से जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच में लगातार जाएगा तो इसमें सुधार होता है, अधिकारी भी जागरूक होते हैं। पहली बार सूखा पिछली बार पड़ा तब पीएस, एसीएस, डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारी गांव में गए थे। अब इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी से शेरो शायरी के साथ बहुत अच्छी परिचर्चा चल रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होते हैं। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। पतंजलि से सस्ता व अच्छा और कहां होगा। समझदारी दिखाइए, पतंजलि प्रोडक्ट ही घर लाइए, अपनी सेविंग और देश की सेवा का गौरव पाइए। जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। आप ऐसे बाथ सोप से स्नान करना चाहते हैं जो आपके शरीर की स्वच्छता के साथ आपकी त्वचा को दे प्राकृतिक सुरक्षा कवच और कुदरती सौंदर्य। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। इसी अपनेपन के रिश्ते को
शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। खबरों की दुनिया का जाना पहचाना नाम, विश्वसनीयता है जिनकी पहचान। डॉक्टर मीना शर्मा अब ईटीवी के साथ। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों का पूजन अर्चन के साथ साथ गाइए मंगल आरती। ईटीवी के साथ देखिए नवरात्रि स्पेशल आरती लाइव। एक बार ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मिश्रा जी, जिस तरीके से पिछले दिनों जेएनयू में एक घटना हुई, कन्हैया को लेकर के जिस तरह से बवाल हुआ, वहां पर भारत विरोधी नारे लगाए गए, वो सारी चीजें हुई, कहीं ना कहीं उससे बीजेपी की इमेज को बहुत ज्यादा लोगों ने डैमेज करने की कोशिश की। इस तरह की घटनाओं को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब अफजल के कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, संघ तो नहीं है ना। लेकिन ये नारे लगाए, उसके बाद में वो जेल से छूट के आता है भाई, तो भाषण देता है गरीबी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलता, वो नक्सलवाद के खिलाफ नहीं बोलता। एक शब्द भाषण में नक्सलवाद के खिलाफ नहीं है। जहां हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज मार रहे हैं नक्सलवाद, लोग नहीं मारते। पश्चिम बंगाल में उसको आ गया कि स्टार प्रचारक बनेगा वो कन्हैया। उस पश्चिम बंगाल में 27 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार रही, गरीबी उसको वहां नहीं दिखी, उसको भुखमरी वहां नहीं दिखी। अच्छा फिर ठीक है, गरीबी भुखमरी है तो इन 2 साल में ही आ गई गरीबी भुखमरी देश में। इन 67 साल में से इन 2 साल में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से ही आ गई ना। इन 2 सालों के पहले देश में चर्चा सिर्फ एक बात पर होती थी, 2G, 3G, जीजाजी, सोलगेट, कॉलगेट, भ्रष्टाचार पर ही चर्चा हुई इन 10 सालों में। और इन 2 सालों में भ्रष्टाचार पर कोई चर्चा नहीं है। वो विषय समाप्त हो गया भ्रष्टाचार का, उसकी कोई चर्चा नहीं है। अब कैसे समाज को बांट सकते हैं? क्योंकि मोदी जी ने जो चुनाव लड़ा उसमें देश ने संगठित होकर मतदान किया, जाति, प्रांत, भाषा सब समाप्त होकर भारत एक अखंड और अग्रसर हुआ। बस ये बात इनको नहीं पच पाई। ये प्रसव वेदना से उसी दिन गसब हो गए थे। और इनकी पीड़ा यही पीड़ा है जो देश को जातियों में बांटने के लिए, भारत को बांटने के लिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे देने पड़े। आज बाकी सबके रास्ते बंद हैं। इनका विरोध कुछ नहीं है, भटकाने की मुद्दे से कोशिश की जा रही है। आज हमारा नेता विश्व का नेता बना है, देश का नेता। पहली बार हिंदुस्तान का आदमी जहां रहता है वो मोदी का नाम लेके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे क्या थे, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने भी देखा होगा वो किस तरह के थे और किस तरह के मोदी हैं। वो अमेरिका जो वीजा नहीं देता था ना, वो रेड कारपेट बिठाकर मेडिसन स्क्वायर पर स्वागत करता है मोदी का। ये स्थिति विश्व के अंदर आज भारत में हमारी बनी है। आज विश्व के अंदर हमारा प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके लिए लोग सेल्फी खिंचाने से लेकर हाथ मिलाने तक को दौड़ते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति बन के आया है, हिंदुस्तान का माथा गर्व से ऊंचा कराया। आज विदेश पर हिम्मत नहीं पड़ती विदेश की सेना की घुसने की, और घुसाए तो यहां से गोली चलाने का आदेश लेने की जरूरत नहीं है दिल्ली की तरफ, वहीं मुंह तोड़ जवाब दिया है। फायर अगर उनने खोला है तो बंद भारत नहीं किया है हर बार, और आगे भी यही होगा। आज हमारी सेना का पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है। आम आदमी की सोचने वाला एक आम आदमी आज नेता बना है, बस इनको ये नहीं पच पा रहा है। एक चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया, ये पीड़ा है इनकी। क्योंकि ये तो मानते हैं कि इनके परिवार का पुश्तैनी राज रहेगा, इनका परिवार ही रहना चाहिए, दूसरा कोई आएगा तो फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे।
सांप्रदायिकता की बातें होंगी, ये भारत मां की जय बोलने वाले विषय नारे में उछालेंगे। आखिर बहस किस दिशा में ले जा रहे हैं? इस भारत के अंदर भारत मां की जय को कोई नहीं बोल पाए, कहां ले जाना चाहते हैं देश को? आप अगले आने वाले इलेक्शन में किसको चुनौती मानेंगे, कांग्रेस को या अरविंद केजरीवाल को? यूपी में तो वो खुद लड़के देख चुके हैं, माननीय केजरीवाल जी। पंजाब में वो जो करना हो करे, हमें नहीं पता है। यूपी का तो हमारा बॉर्डर भी, मेरी विधानसभा भी यूपी से लगी है। अपना भविष्य वो खुद देखे आए, वो भी देखे आए। उनके साथ ही कोई अमेठी से लड़ा, कोई वाराणसी से लड़ा और जमानतें जब्त करा के आए। ये हिंदी भाषा भाषी प्रांत में तो कहीं दाल नहीं गिरने वाली। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं भाई, मुगालता अगर कोई पालता है तो पाले रहे, क्योंकि शिवराज सिंह जी मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते, कहने को नहीं करते। वो आदमी आज भी 24 घंटे में से 18 घंटे जनता की सेवा में व्यतीत करता है। ऐसा मैं उसका मंत्री हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। इसको हो सकता है कि लोग चाटुकारी मान सकते हैं, पर वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता में अपनी आंख से देखता हूं उसको काम करते हुए। अगर ओला पड़ जाए तो किसान से ज्यादा तड़फन मैंने देखी है उस आदमी। पाला गिर जाए तो किसान से ज्यादा तड़फते देखा है मैंने उस आदमी को। बाढ़ आ जाए तो आम आवाम से ज्यादा मैंने व्याकुल देखा उस आदमी। एक जनता का दर्द जिसके चेहरे पे दिखाई दे, ये कांग्रेसी क्या लड़ेंगे उससे, क्या खागे लड़ेंगे उससे? इनका एक नेता नहीं आता। 10 साल तक केंद्र में इनकी सरकार थी, 4-4 और 3-3 केंद्रीय मंत्री थे। मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा, ओला पड़ा, पाला पड़ा, एक मंत्री नहीं आया, एक मंत्री। इनके आज भी ओले पड़े। इनके केंद्र में जितने नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, एक ओले वाले स्थान पे नहीं गए। सिंगल अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे ओले देखने के लिए। प्रदेश में नहीं गए। प्रदेश में तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने जाते, इनका और कोई काम नहीं। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर विधानसभा के फ्लोर पे आप विपक्षी दलों को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाते हैं। कांग्रेस को आप ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाते हैं जिससे ये जो विपक्ष का जो मैनेजमेंट है, जो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, वो आपका देखने को मिलता है? मैनेजमेंट तो कभी होते भी नहीं, और ऐसा कोई कांग्रेस का जो भी सम्मानित सदस्य है वो मैनेजमेंट शब्द ही मैं समझता हूं कि हमारी परिभाषा में नहीं, और संकुचित शब्द है वो। ये सच है कि विधानसभा आपसी सामंजस्य से चलती है, परस्पर सहयोग से चलती है, और चलना भी चाहिए, क्योंकि विधानसभा एक ऐसा फ्लोर है जो संवाद के लिए दिया गया है। विधानसभा बाहुबल से नहीं चलती, बुद्धिबल से चलती है, और लोकतंत्र में संवाद एक सशक्त माध्यम है। आप अपनी बात कहिए और हमारी बात सुनिए। मैं मानता हूं विपक्ष जितनी अच्छी सार्थक बहस करेगा उतना लोकतंत्र का भला होगा। लोगों से संपर्क है, संबंध है। 24 साल से एमएलए हैं, 12 साल से मंत्री हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो कांग्रेस के हैं वो प्रो बीजेपी ही हैं, कांग्रेस तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो विपक्ष तो बहुत जरूरी है। आलोचना प्रत्यालोचना होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन गुण दोष के आधार पर होना चाहिए। सिंगस्त 2016 अभी हाल ही में होने वाला है, वहां संभावना है कि तकरीबन 5 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आपकी अपनी कितनी तैयारी है? हमने 16 सेक्टरों में पूरे के पूरे उज्जैन को बांटा हुआ है। ग्रीन कॉरिडोर हम बना रहे हैं। अगर कोई आपदा आती है, कोई ऐसा होता है, तो एम्बुलेंस हमारी एकदम ग्रीन कॉरिडोर से एकदम सीधी अस्पताल तक पहुंचने के लिए पहली बार कोई इतना बड़ा ग्रीन कॉरिडोर हम बना रहे हैं, और उसके माध्यम से हम पेशेंट को सीधे पहुंचाएंगे। हमने बीच बीच में 6-6 बेड के भी अस्पताल, छोटे कॉटेज नुमा बनाए हुए हैं, जहाँ डॉक्टरों की हमने ड्यूटी लगाई है। बड़ी संख्या में हमने औषधि की व्यवस्था वहाँ पे की है, और मैं समझता हूँ कि किसी आदमी को दवा के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, ऐसी हमने कोशिश की है। नरोत्तम मिश्रा जी, आप हमारे ऑफिस में आए और हमारे स्टूडियो में आपने इतना समय व्यतीत किया और इतनी अच्छी हमारे साथ चर्चा की, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।